रिसेंटली आरबीआई की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके अंदर बताया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की कॉस्ट है इंडिया में वो 85.6 लाख करोड़ तक हो सकती है 2030 तक। कॉस्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में इस रिपोर्ट के बारे में ही पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके अलावा क्या फाइंडिंग दी गई है रिपोर्ट्स में, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे जो यूपीएससी से रिलेटेड है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इस वाले टॉपिक को हम रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 से। इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है जीएस पेपर 3 में, उससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में से प्री में से क्या पूछा जा सकता है। इस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। तो प्रीलिम्स में यही पूछा जा सकता है कि कौन बॉडी इसको पब्लिश करती है, इसका पब्लिशर कौन है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं वो यहाँ पर पूछने के चांसेस हैं, अदरवाइज़ कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स से रिलेटेड। और इस रिपोर्ट के कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं, उसको हम मेंस के आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो रिपोर्ट में बताया गया था कि 2030 तक इंडिया की जो अडेप्टेशन कॉस्ट होगी वो 85.6 लाख करोड़ तक हो सकती है। ये अडेप्टेशन कॉस्ट है क्लाइमेट चेंज की। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में ग्लोबल लेवल पर CO2 का इमिशन बढ़ रहा है। इस इमिशन की वजह से पृथ्वी पर हीट बढ़ रही है और इस हीट की वजह से जो वेदर पैटर्न्स हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं। इस पूरे फिनोमिना को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। एनवायरनमेंट के सेक्शन में हम इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट में बात हो रही है कि क्लाइमेट चेंज की अडेप्टेशन कॉस्ट, अडेप्टेशन की बात हो रही है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है अडेप्टेशन, दूसरी होती है मिटिगेशन। तो अडेप्टेशन के अंदर होता है कोई भी यहाँ पे घटना घट गई, उसका जो इफ़ेक्ट्स है उसके इफ़ेक्ट को टैकल करना अडेप्टेशन में आता है। फॉर एग्जांपल के लिए साइक्लोन आया, अब साइक्लोन के कई इफ़ेक्ट हुए, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़, इन चीज़ों को टैकल करना ये जो आता है वो अडेप्टेशन के अंदर आता है। और मिटिगेशन के अंदर क्या आता है, तो क्लाइमेट चेंज जिस वजह से आ रहा है उस वजह को टैकल करना ये क्लाइमेट चेंज में आता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए क्लाइमेट चेंज क्यों बढ़ रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है पृथ्वी पर वो बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो कॉजेज़ हैं क्लाइमेट चेंज के। तो इन कॉजेज़ को टैकल करना ये आता है मिटिगेशन में। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है मिटिगेशन में और अडेप्टेशन में। मिटिगेशन के अंदर हम क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ को टैकल करते हैं और अडेप्टेशन के अंदर जो इफ़ेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, जैसे कि फ्लड, उसके जो इफ़ेक्ट हैं उसको टैकल करना ये आता है अडेप्टेशन में। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है उसके अडेप्टेशन की कॉस्ट जो है वो 85.6 लाख करोड़ बताई जा रही है यहाँ पे 2030 तक। और ये किस में बताई जा रही है, तो आरबीआई की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है द रिपोर्ट करेंसीज एंड फाइनेंस 2022 एंड 2023। ये इस रिपोर्ट का नाम है जिसको पब्लिश करा जाता है आरबीआई के एक डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये रिपोर्ट जो है वो आरबीआई का डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DEPR, जिसका मतलब है यहाँ पे डिपार्टमेंट, डी से, ई का मतलब है इकोनॉमिक्स, पी का मतलब है पॉलिसी एंड आर का मतलब है रिसर्च। तो ये आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे जो पहलू हैं इंडिया की इकोनॉमी के, भारत की अर्थव्यवस्था के और जो भारत का फाइनेंशियल सिस्टम है उसके काफ़ी सारे जो मुख्य पहलू हैं वो इस रिपोर्ट में कवर करे जाते हैं। इस रिपोर्ट का जो थीम है इस बार का 2022 और 23 का, उसमें लिख कि इंडिया को ग्रीन बनाना है, ग्रीनर करना है, इंडिया को क्लीनर करना है और उसकी ओर इंडिया को ले जाना है। अब इंडिया ग्रीन कैसे बनेगा, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितनी भी गोल्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे तो इंडिया यहाँ पे ग्रीन बन सकता है और क्लीन भी बन सकता है। और रिन्यूएबल एनर्जी का हम प्रमोशन करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स का हम कंजम्पशन नहीं करेंगे। इसके बेस पर हम यहाँ पे ग्रीनर बन सकते हैं। तो ये यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है। ये रिपोर्ट फोकस करती है चैलेंजेस पे, क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्लाइमेट चेंज की इंडिया के अंदर। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज में चैलेंजेस क्या हैं कि सी लेवल राइज हो रहा है, जो कोस्टल रीजन है उनमें काफ़ी डिस्ट्रक्शन देखा जा रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारे क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स आ रहे हैं, फ्लड्स, साइक्लोन, ये सारी चीज़ें। तो क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस पर और क्लाइमेट चेंज की अपॉर्चुनिटीज़ पर। अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, क्लाइमेट चेंज हम लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। फॉर एग्जांपल के लिए सी लेवल राइज हो रहा है तो जितनी भी जो कोस्टल नेशंस हैं वो आपस में कोलैबोरेशन करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे और जो भी यहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स हैं उनके इफ़ेक्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये रिपोर्ट फोकस करती है चैलेंजेस पे और अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लाइमेट चेंज की।
और ये रिपोर्ट बताती है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया का, उसका क्या रोल है अचीव करने में एक ऐसा डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट लो कार्बन हो और क्लाइमेट रीसाइलेंट हो। लो कार्बन का मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को इंडिया डेवलप कर रहा है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो लो कार्बन होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन इमिशन कम होगा रिन्यूएबल सोर्सेज में, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में कार्बन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी। तो फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पे ये इंश्योर करेगा, ये अचीव करने की कोशिश करेगा कि इंडिया का जो डेवलपमेंट हो वो लो कार्बन हो और क्लाइमेट रीसाइलेंट हो। तो इस चीज़ पर भी ये रिपोर्ट फोकस करती है। इस रिपोर्ट के 4 मेजर डायमेंशंस हैं जिससे ये असेस करा जा सकता है, ये कैलकुलेट करा जा सकता है कि कैसे इंडिया हाई ग्रोथ को अचीव कर सकता है फ्यूचर चैलेंजेस को टैकल करके। ये 4 चैलेंजेस में है, पहला अनप्रेसिडेंटेड स्केल एंड पीक ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का स्केल कितना है, कितना फैलाव है, कितने लेवल पर क्लाइमेट चेंज देखा जा सकता है और किस रेट से क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। इसको बेहतर तरीके से एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं कि 1920 में और 1950 के अंदर जो ग्लोबल टेम्परेचर में चेंजेस आया था, जिस रेट से ग्लोबल टेम्परेचर में चेंजेस आया था वो यहाँ पे लिखा है 0.067 सेल्सियस पर डिकेड। उसके बाद 1950 में और 1980 के बीच में जो ग्लोबल टेम्परेचर में राइज आया वो 0.083 सेल्सियस पर डिकेड देखा गया। इसके बाद 1980 में और 2010 तक जो यहाँ पर राइज देखा गया वो 0.143 सेल्सियस पर डिकेड का देखा गया। तो जिस पेक से, जिस स्पीड से यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर में चेंजेस आए, यही डायमेंशन के अंदर आता है। दूसरा कि क्लाइमेट चेंज के क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट क्या है तो वो थोड़ा समझते हैं। इसको यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है, तो यहाँ पर जो क्रॉप है वो उगाई जाती है, और मोस्टली जो क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती है या ग्रो करी जाती है, क्रॉप डैमेज हो गई। फॉर एग्जांपल की ये क्रॉप थी राइस की, तो राइस की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो कम होगी, इसका मतलब इसकी सप्लाई कम होगी, और अगर इसकी सप्लाई कम होगी तो इसके जो प्राइस हैं वो मार्केट में बढ़ जाएंगे। तो अगर इसके प्राइस मार्केट में बढ़ जाएंगे तो फिर यहाँ पे इन्फ्लेशन देखी जाएगी, और फिर यहाँ पे जब इन्फ्लेशन देखी जाएगी तो इन्फ्लेशन जो टॉपिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि क्लाइमेट चेंज के मैक्रो इकोनॉमिक्स पे क्या इफेक्ट होंगे, ये एक डायमेंशन है इस रिपोर्ट का। क्लाइमेट चेंज के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इम्पैक्ट होंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, कि इसके अलावा क्या पॉलिसी ऑप्शंस हैं मिटिगेट करने के लिए, प्रबंध करने के लिए क्लाइमेट रिस्क का। ये क्लाइमेट रिस्क के अंदर ड्रॉट, फ्लड्स, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इस रिपोर्ट में 4 पॉइंट्स में बल दिया गया है। एक तो जो क्लाइमेट चेंज है उसका क्या स्केल है और किस पेक से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज के क्या मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रही है, क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, आरबीआई है, और क्या पॉलिसी ऑप्शंस बचे हैं इन इंस्टीट्यूशन के पास है मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट रिस्क को। तो ये 4 डायमेंशन है इस रिपोर्ट के। रिपोर्ट में कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स भी हैं तो वो देख लेते हैं। तो इंडिया के लिए रिपोर्ट के अंदर ये सजेस्ट करा गया है कि इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे रिन्यूएबल एनर्जी का, क्योंकि इंडिया अचीव करना चाहता है टारगेट्स। ये टारगेट इंडिया ने सेट करा है 2017 का, और इसमें इंडिया ने कहा है कि इंडिया जो है वो नेट ज़ीरो इमिशन कंट्री बन जाएगा 2070 तक। चाइना का ये टारगेट 2050 का है कि जितनी भी एनर्जी का यूज़ करता है इंडिया, उस एनर्जी बास्केट के अंदर 80% जो एनर्जी आए वो रिन्यूएबल एनर्जी हो। इसके लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा कि 5% जो एनर्जी इंटेंसिटी है जीडीपी की, उसको कम करना पड़ेगा एनुअली। तो हर कंट्रीज़ को अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए एनर्जी का ज़रूरत होती है, तो इंडिया भी यहाँ पे जितनी एनर्जी यूज़ करे उस एनर्जी इंटेंसिटी का 5% इंडिया को हर साल कम करना पड़ेगा 2070 का टारगेट अचीव करने के लिए। देखिए इंडिया अगर एनर्जी इंटेंसिटी को कम करेगा तो अब यहाँ पर इंडिया को फाइनेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा। तो यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रीन फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी इंडिया को, और ये रिक्वायरमेंट इस रिपोर्ट में कितनी बताई गई है कि कम से कम 2.5% हो जीडीपी का एनुअली, जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है वो पूरा हो सके। और रिपोर्ट में कहा गया है
कि एक बैलेंस पॉलिसी लेके चलने की ज़रूरत है सभी लेवल्स पर, सभी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, सभी डिपार्टमेंट के अंदर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी बताई गई है रिपोर्ट में कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर से मतलब है यहाँ पे कि जितनी भी गवर्नमेंट की बैंक्स हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि वो ज़्यादा लोन देती हैं या ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट फाइनेंस करती हैं जहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा है प्राइवेट बैंक्स के कंपेयर में, या कहें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपेयर में। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पे मैंडेट करे बैंक्स के लिए और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए कि वो कंसीडर करें, वो विचार करें क्लाइमेट एनवायरमेंटल रिस्क पर कोई भी लोन देने से पहले या कोई भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से पहले। तो ये यहाँ पे इस रिपोर्ट के कुछ हाईलाइट पॉइंट थे। अब ये रिपोर्ट आरबीआई निकालता है तो आरबीआई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आरबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में यूपीएससी में। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रैल 1 1935 के अंदर इस्टेब्लिश करा गया था, इसको बनाया गया था। और इसको जो बनाया गया था वो प्रावधानों के अकॉर्डिंग बनाया गया था, प्रोविज़न के अकॉर्डिंग बनाया गया था। ये प्रोविज़न थे आरबीआई एक्ट 1934 के। इसका जो ऑफिस था, सेंट्रल ऑफिस, शुरुआत के अंदर वो कलकत्ता में था, उसके बाद परमानेंटली मूव कर दिया गया मुंबई के अंदर 1937 के अंदर। शुरुआत में आरबीआई एक प्राइवेट बैंक थी, लेकिन फिर आज़ादी हुई। आज़ादी के बाद इसको नेशनलाइज करा गया, यानी कि गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर ले लिया 1949 में। और आरबीआई के जो अफेयर्स हैं जो अब गवर्न करे जाते हैं या आरबीआई को अब जो चलाया जाता है वो एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चलाया जाता है। एक बोर्ड है, उस बोर्ड में काफ़ी सारे डायरेक्टर्स हैं और इस बोर्ड में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट जो करा जाता है, उनकी नियुक्ति जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है अंडर आरबीआई एक्ट 1934। 10 अक्टूबर 2021 को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जनरल स्टडी फर्स्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट पर विचार करिए कि गवर्नर ऑफ आरबीआई इज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो आरबीआई का गवर्नर है उसे अपॉइंट करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है। पहले स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा कि जो सर्टेन प्रोविजंस हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई, कि कुछ प्रावधान है हमारे संविधान में और इन प्रावधान में ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन इशू कर सकती है आरबीआई को अगर बात वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की है। तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा कि आरबीआई के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है, अगर ऐसा लिखा होता तो आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती या कुछ ऐसे प्रावधान होते, तो ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है। तो फिलहाल तो यहाँ पे एलिमिनेट भी हम कर सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है तो आंसर बी वाला तो नहीं है, बाकी भी थर्ड वाला ऑप्शन और पढ़ते हैं कि द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, कि आरबीआई का जो गवर्नर है वो पावर लेता है आरबीआई एक्ट से। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि आरबीआई एक्ट जो है 1934 का, उसके अकॉर्डिंग ये आरबीआई को इस्टेब्लिश करा गया। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये वाला गलत है और सेकंड स्टेटमेंट ये भी गलत, सेकंड स्टेटमेंट ये भी गलत। आंसर है सी। तो एक क्वेश्चन था यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया था।